अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग पब्लिक। सुबह बखैर, हैप्पी रेनी डे। मुझे कहते हैं सोहा अफजल। मेरे साथ मौजूद है विद $100 स्माइल रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। मौसम अच्छा हो गया है। $100 बहुत आजकल की कीमत में तो बहुत ज्यादा होता है। देखा, मुझे पता था अखबार आपके आगे पड़ा है, आपने कीमत पे बात करनी है। कीमत पे बात मौसम की बात कर लेते हैं सर। लेकिन पहले मौसम मौसम की अच्छा बात है। कर लेते हैं। मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है, बारिश हो रही है। हमारे यहाँ लाहौर में तो मुसलसल हो रही है। अर्ली मॉर्निंग से बारिश हो रही है। Yes. रात लेट नाइट शुरू हुई थी, लेकिन यह है कि मौसम को बहुत खूबसूरत कर दिया उसने और जल थल एक हो गया। ये भी मुहावरा बड़ा लोग कहते हैं कि जल थल हो गया, लेकिन जल थल एक हो गया। एक हो गया। हाँ, तो वो है। हरमीत का रुख करते थे ना, हरमीत का भी पूछ लेना उसका क्या हाल है। इस्लामाबाद से भेजी है उन्होंने बारिश, उनसे कैसे हम नहीं पूछेंगे। हरमीत कैसे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। रऊफ साहब दुरुस्त फरमाया आपने कि मौसम जब इस किस्म का खुशगवार होता है तो मूड भी उसके साथ खुशगवार होता है। और इस्लामाबाद की मैं बात करूं तो कल मैं पार्लियामेंट में था, इजलास को कवर कर रहा था और अचानक ये 7 बजे का तकरीबन 7:30 बजे का टाइम था कि आंधी तूफान और उसके बाद कमाल की बारिश और बड़े मुश्किल से मुझे ऑफिस पहुंचना पड़ा। और ऑफिस की बात अगर मैं करूं तो यहाँ से रावलपिंडी और यालाबारी भी शुरू हो चुकी थी। और अब मैं सुबह जब उठा तो मैंने देखा कि रावलपिंडी में जो है वो कमाल की बारिश हो रही है। लेकिन इस्लामाबाद में हमेशा इस्लामाबाद में ज़्यादा बारिशें होती हैं, लेकिन इस बार रावलपिंडी में ज़्यादा हो रही है और इस्लामाबाद में कम हो रही है। बट ये है कि मौसम औसम है। अच्छा, तो ये बताओ ना ज़रा, थोड़ा सा मौसम के बारे में हम और भी बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद कल पार्लियामेंट हाउस में क्या हुआ, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं उसके तहत तो बड़े फैसले होने वाले हैं। बाज़ारों की बिजली कहते हैं 7 बजे बंद हो जाया करेगी। एक असम्बली तैयार की जा रही है। क्राइसिस के बारे में बहुत हो रहा है कि एनर्जी का क्राइसिस जो है वो बहुत बड़ा है। IMF के साथ मुआहदों का जिक्र हो रहा है कि इमरान हुकूमत ने जो मुआहदे किए थे वो बहुत ज़्यादा मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले थे। सख्त मुआहदे थे जिसकी वजह से ईंधन की प्राइसेस बढ़ी। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। और क्या बात हुई है? रऊफ साहब आपकी बात दुरुस्त है कि एक तो पार्लियामेंट की वो रौनकें नहीं रही जो कभी हुआ करती थी, क्योंकि पार्लियामान में एक डिस्कशन के जो सिलसिला चलता था, अपोजिशन होती थी। अब तो एक फ्रेंडली अपोजिशन है। राजा रियाज जैसा अपोजिशन लीडर हो तो फिर आप और क्या तो कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे बात आपकी बात दुरुस्त है कि IMF के हवाले से जो IMF की सख्त शराइत है और फिर जो सरकारी जॉब करने वाले लोग हैं उनको जो रियायत मिली है उसके हवाले से भी इसरार किया जा रहा था कि उनकी जो आपने सब्सिडी दी है, जिस तरह वो 15% सैलरी और 5% जो है आपने पेंशन जो है उसमें बढ़ाएं, तो कम से कम उसको वापस लिया जाए। क्योंकि IMF इस वक्त इसरार कर रहा है, बल्कि उनके सख्त शराइत में भी शामिल है कि आपने ये सब्सिडी किसी को नहीं देनी। तो बहुत सारे ऐसे मामला थे जिस पर डिस्कशन हो रही थी। और आपकी बात दुरुस्त है कि खान साहब की हुकूमत पर ये सारे इल्ज़ाम जो हैं वो चल रहे हैं और ये बात की जा रही है कि IMF के साथ जितनी भी सख्त शराइत थी ये इस पर सारे दस्तखत जो है पिछली हुकूमत के किए गए। तो ये तो हम देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ पार्लियामेंटेरियन जो हैं उनमें भी एक चीज़ पाई जा रही है जिनसे हम कल मैंने मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियन से जो बात की तो वो इस बात की बिल्कुल तायद करने को तैयार ही नहीं है कि मज़ीद अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ेंगी, क्योंकि अब बात ये हो रही है कि पेट्रोल की कीमतें थोड़ी बहुत और भी बढ़ानी होंगी। तो ऐसे में या दीगर चीज़ अशिया की कीमत या डीजल की अगर हम बात करें तो महंगाई तो बढ़ जाएगी। ऐसे में आवाम के सामने कैसे हम जाएंगे, कैसे हमने तो वैसे भी ये ढोल अपने गले डाल दिया है कि हम ठीक करेंगे, सारा कुछ ठीक करेंगे, लेकिन अब हालात ये हैं कि ये सब कुछ ठीक करना एक मुश्किल टास्क तो है हमारे लिए। जब तक हमें IMF से रिलीफ नहीं मिलता, जब तक हमें मुख्तलिफ ममालिक की जानब से रिलीफ नहीं मिलता, तो ये मामला जो है इसी तरह ही चलते जाएंगे। और महंगाई जो है जिस तरह शराइत दिन पर दिन सख्त होती जा रही हैं, तो ये बात भी की जा रही है कि अमेरिका से भी मदद तलब की जाए कि जिस तरह IMF पेट्रोल की मसनूआत में हमने इजाफा भी कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद IMF का जो इदारा है वो मानत नहीं कर रहा। इसलिए हमें कोशिश करनी होगी कि अमेरिका की को भी दरख्वास्त करें कि वो हमारी हेल्प करे। तो इस किस्म की गुफ्तगू कल चल रही थी। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि पार्लियामान में अगर हम देखें तो इक्का दुक्का जो अराकीन है वो सिर्फ हाजिर लगा के चले जाते हैं, बहुत कम लोग डिस्कशन के लिए रह जाते हैं। हम देखते थे कि जब फुल पार्लियामेंट के मतलब चाहे PTI के लोग होते थे या दीगर लोग होते थे, तो अब ये देखते हैं कि जो मुनहरिफ अराकीन है उनकी भी काफ़ी कम तादाद होती है पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं खासकर IMF को ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। हरमीत, IMF का सहारा लेके ये यूँ कहें कि पिछली हुकूमत कंधे पे रख के बंदूक चलाने वाला हिसाब है। शहबाज शरीफ के कल 2 ट्वीट्स आई हैं, दोनों में उन्होंने ये कहा है कि आज शेयर द डिटेल्स, लेकिन ये प्राइसेस बढ़ाने का वादा PTI गवर्नमेंट कर चुकी थी। और मैं मरियम औरंगजेब का भी ये कहना है, एक एक नुमाइंदा, एक एक कॉरेस्पॉन्डेंट, एक एक स्पोक्स पर्सन नून लीग का जब सामने आता है तो वो ये कहता है हमने कुछ नहीं किया।
ये सारा कुछ पिछली गवर्नमेंट ने वादा किया था और हम उसको सब पूरा कर रहे खैर हैं। IMF के मुआहदे की हद तक तो बात ठीक है कि ज़ाहिर है जब मुआहदे काफ़ी देर पुराने होते हैं, काफ़ी देर से चल रहे होते हैं, तो वो मुआहदे किए गए थे जिनको बिल्कुल। पूरा करना था और पूरा करना पड़ेगा हर सूरत में। बाकी जो हरमीत की बात है वो बड़ी मतलब उसमें एक सैडनेस के साथ, मैं तो ये कहूँगा उदासी के साथ कि अभी जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, और वो बढ़ने के साथ ये है कि गुर्बत में जो इजाफा हो रहा है। कल मैं टेलीविज़न शाम देख रहा था और फिर तंग आके मैंने बंद कर दिया, क्योंकि गुर्बत आने वाले दिनों की मतलब जो है वो सुन के सर, आदमी कान पक जाता है। मेरे दोस्त कहते हैं कि मिफ्ता इस्माइल जब टेलीविजन पे आ जाते हैं तो मैं टीवी बंद कर देता हूँ और मैं पेट्रोल पंप चली जाती हूँ। दूसरी और खुशखबरी आप सुनाएगा। मेरी बात सुनिए अरविंद, इसलिए बेहतर है कि मैं टीवी बंद कर देता आप हूँ। टीवी बंद कर देते हैं, मैं टीवी बंद करके पेट्रोल पंप चली जाती हूँ, क्योंकि हाँ, मैं ये पिछली भी प्राइस पता पे जो है चला ना मैं पेट्रोल डलवा लूँ वरना बढ़ ना जाए। ये मीम ये भी चल रहे हैं मीम चल रहे कि मीम्स चल रहे हैं कि जैसे ही मिफ्ता इस्माइल टीवी पे आते हैं लोग कुछ बोलते पेट्रोल भी नहीं पंप है। की तरफ भाग जाते हैं, गैस स्टेशन की तरफ भाग जाते हैं कि अपना टैंक पहले से फुल आज करवा जरा लें। सर हमारे आज खबरें भी कुछ इस तरह सी हैं और हम खबरों की जानिब बढ़ते हैं। ठीक है। टॉप स्टोरीज बताते हैं कि आज आपको क्या क्या बताएंगे। हम बात करेंगे जरा आलमी तंजीमें, हमने OIC को बड़ा अप्रिशिएट किया अपने हर प्रोग्राम में, और अब्दुल रऊफ साहब ने बड़े अच्छे कमेंट्स दिए इस हवाले से, हमारे तमाम एनालिस्ट ने भी। लेकिन अब ये फास्टिस्ट जमात जो है PJP के हमायती यूट्यूबर्स जो हैं उन पर मुस्लिम मुखालिफ प्रोपेगेंडा फैलाने का इल्ज़ाम लगाया है तमाम आलमी तंजीमों ने। इस पर हम आज के प्रोग्राम में रनडाउन में टॉप ऑफ द स्टोरीज बात करेंगे। और हम कल सर एक चीज़ मिस कर गए, पेट्रोल को हमने बहुत डिस्कस किया, हमें दुखी बहुत था, लेकिन डीजल जो है ना सर, डीजल की कीमतों में इजाफा पेट्रोल से भी ज़्यादा बड़ा मसला क्यों है, इस पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि इस पर भी रोशनी डालना, स्पॉटलाइट डालना बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा मुल्क में जुदागाना इंतखाबात, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अक़लियती मसीही बरादरी क्या मुतालबा कर रही है और क्यों कर रही है, इसको भी आज हम अपनी टॉप स्टोरीज पे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, महंगाई की हम बात कर रहे हैं, चीज़ों की कीमतें ज़्यादा होने की हम बात कर रहे हैं, तो तालीमी मैदान में मुल्क भर में कागज़ की कीमत जो है वो दोगुनी हो गई है। फैक्ट्रीज़ कंपैरेटिवली पहले ही बहुत कम है, जो मौजूद हैं उनको अगर कागज़ दोगुना मिलेगा तो तदरीसी और दरसी किताबों की जो छपाई का काम है सर वो खटाई में पड़ सकता है, रुक सकता है। इसको भी हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और एंटरटेनमेंट की बात ज़रूर करेंगे। अदाकार शान की फिल्म है सर ज़र्रार, उसका धमाकेदार ट्रेलर आ गया है। हॉलीवुड नहीं होता ना तो अब तो रोज़ सब मिस करते हैं पूरे रनडाउन में, हॉलीवुड का एक ट्रेलर ज़रूर डाला करें टीम। अच्छा चलें आगे हम करेंगे रनडाउन में। राशिद नसीम सर दुनिया के सबसे बड़े जो है वो कैटेगरी में रिकॉर्ड बनाने वाले, सर ये कौन सी कैटेगरी है? ये राशिद नसीम जो है ननचाकू, नानचाकू, मैंने कहा गलत ना पढ़ दूँ इसलिए आपसे पूछ लेती हूँ। ननचाकू। अच्छा काफ़ी अरसे से राशिद नसीम हमारे प्रोग्राम में अक्सर हम इनके रिकॉर्ड शामिल करते चले आए हैं, और ये वाकई इनका कमाल है कि ये हर कुछ अरसे बाद कोई ना कोई एक नया रिकॉर्ड कायम कर देते हैं। बस हमने बुला लिया चलते इनको हैं आज डेली डोज की तरफ। डेली डोज की तरफ से। बड़ी अच्छी खबर है सर, इंडिया से एक तरफ वो PJB है जिसके हम बात करते हैं कि इन्होंने क्या क्या किस किस तरह से मुसलमानों के लिए मुक़द्दस हस्तियों के बारे में क्या क्या बात कर रहे हैं, लेकिन बड़े अच्छे लोग भी, और ख़ासतौर पर अगर आर्टिस्ट की बात की जाए तो आर्टिस्ट कम्युनिटी में बड़े अच्छे लोग ऐसे हैं जो कि मुसलमानों को बड़ा पसंद करते हैं, क्योंकि कोई सरहद नहीं होती किसी भी आर्टिस्ट की। अरिजीत सिंह सर बड़ा ही ज़बरदस्त सिंगर हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। पाकिस्तान के बारे में उनका एक रवैया सामने आया किसी कॉन्सर्ट में, मेरे ख्याल से वो दुबई में कॉन्सर्ट था सर, और किसी ने पाकिस्तान का झंडा लहराया। टोरंटो में था या दुबई में था? दुबई, पता नहीं, मैंने सुना दुबई में था। टोरंटो में था। अच्छा टोरंटो में था, लेकिन वहाँ हुआ ये सर के एक बंदा आया, उसने पाकिस्तान झंडा लहराने की कोशिश की, ओवरसीज पाकिस्तानी होगा, और सिक्योरिटी ने उसको बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन अरिजीत सिंह जो कि वहाँ पर गा रहे थे उन्होंने कहा नहीं, रोक दो, इसको करने दो, ये जो करता है इसे करने दो, क्योंकि आपकी कोई सरहद नहीं होती टैलेंट की या आपकी मौसीकी की या आर्टिस्ट। बड़ा अच्छा जेस्चर है। जेस्चर मतलब ये है कि हम अप्रिशिएट करते हैं, हम कम से कम अपने तौर पे ये कहते हैं कि हम लोग वो शिद्दत पसंद नहीं है कि अरिजीत सिंह ने अगर एक अच्छा काम किया उसके बावजूद उसको कहें कि हिंदुस्तान से उसका ताल्लुक है और उसको बुरा भला कहें, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। सर उन्हें पता है ना, उन्हें पसंद किया जाता है, वैसे भी उन्हें पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। इंडिया के बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, जैसे यहाँ से आतिफ असलम है, उन्हें वहाँ बहुत पसंद किया जाता है। हाँ। और अगर अरिजीत की बात की जाए, हमारे पास एक दो और भी ऐसे हैं छोटे छोटे सिंगर्स हैं, नाम नहीं आ रहा मुझे, बड़ी प्यारी सी लड़की है एक, वो बहुत अच्छा गाती है, उसको बहुत पसंद, अफसाना को बहुत पसंद किया जाता है। ये सारे वो सिंगर्स हैं इंडिया के जिन्हें पाकिस्तान में बड़ी शोहरत मिलती है, बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है, बड़ी इज्जत मिलती है, तो इज़ अ गुड जेस्चर फ्रॉम अरिजीत। अगर तुम साथ हो उसका मशहूर गाना है अरिजीत सिंह का, और बहुत ही पॉपुलर है, यहाँ पर भी पॉपुलर है। अरिजीत सिंह जितना पॉपुलर उधर है हिंदुस्तान में, यहाँ पे भी उसको लोग बहुत शौक से सुनते हैं। मैंने भी उसके काफ़ी गाने सुने हुए, तो वाकई अच्छा गाता है, सारे बहुत अच्छे गाने हैं, अच्छा गाता है बहुत। और हम तो इस जेस्चर के बाद ये कहेंगे कि जहाँ जहाँ अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट्स हों, अगर वो इसी तरह का जेस्चर का मुजाहरा करे तो फिर बाहर की दुनिया में
जहाँ लोग जाते हैं, पाकिस्तानी भी जाते हैं, उसको ज़रूर सुना, उसको अप्रिशिएट किया जाना ऐसा सुना चाहिए। भी जाता है। अज़िक मुझे नाम याद आ गया, वो हमारे पास जो है, फिर भूल गई उसका नाम, चलो कोई पता बात नहीं नाम दिया था, खैर नाम, वो बड़ी अच्छी सिंगर है इंडिया की, उसे बहुत सुना जाता है, लेकिन अरिजीत को भी काफ़ी सुना जाता है, लोग बड़ा पसंद करते हैं। आगे बढ़ते हैं, सोशल मीडिया की ही बात करते हैं। आपने भी ये खबर सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो अब भी इस पे ध्यान दे दे, और खासतौर पे वो हज़रात जिनके सेल्फी लेने का बहुत शौक है। हाँ, सर ये कमाल है भैया, कमाल है, म्यूजियम, फैसलाबाद जाना पड़ेगा सर सेल्फी लेने के लिए। म्यूजियम, सेल्फी म्यूजियम बनाया है फैसलाबाद के लोग, तो बाजी ले गए भाई इस पे। मुझे लगता है सर वो जन्नत मिर्जा XYZ जो ना, ये फैसलाबाद से हैं, टिकटॉकर्स हमारे टॉप, उनको मद्देनजर रख के ये सेल्फी म्यूजियम बनाया है, जिसकी हम दिखा भी रहे हैं। और हमारे जो पागलपन जुनून की हद में लोगों ने सेल्फियां बनाने के लिए काम किए हैं, हरकतें की हैं, जंगल को आग लगाने तक के उसमें मामला शामिल हैं, जिसको हम क्या सारी दुनिया तज़हीक का निशाना बनाती है, उसको मजाक भी बना उसका, लेकिन गुस्सा भी लोगों का आया और उन्होंने कहा कि ये देखो ये सेल्फी बनाने के लिए इन्होंने क्या हरकत की है। अब कम अज़ कम ये है कि अगर फैसलाबाद का ये म्यूज़ियम एक बना है जहाँ पे कितने इसके चेंबर्स हैं, कितने सारे चेंबर्स हैं, स्पॉट्स बनाए हुए हैं। हैव यू सीन दैट? हम लोग तो आप लोग को दिखा भी रहे हैं। हाँ। अच्छा, कुछ डिस्को टाइप बने हुए हैं, कुछ ट्रेडिशनल बने हुए हैं, कुछ ये ज़ॉम्बी टाइप से बने हुए हैं, वेरी ट्रिकी, और कुछ इस तरह के हॉरर भी बने हुए हैं। वो देखे थे ना, नीचे लड़की बैठ के मूवी वीडियो या जो भी बना रही है पिक्चर्स। सो आप अगर एक म्यूजियम में जाते हैं तो वहाँ पर जगह जगह पे मेरे ख्याल से कोई 15 स्पॉट्स बनाए हुए उन्होंने एक जगह पे, और ये स्पॉट्स जो हैं ये मुख्तलिफ तरह के और मुख्तलिफ जो ना आपके मिजाज के मुताबिक, अगर आप हॉरर मूवी पसंद करते हैं तो हॉरर साइड पे जाके कुछ क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप ये सम काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, और रश काफ़ी ज़्यादा है सर, और ये एक अच्छा आइडिया है। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा आइडिया है, और वो तमाम लोग जो नहीं अब तक फैसलाबाद जाते हैं उनको चाहिए फैसलाबाद जरूर जाएं। अब जाएं, आगे ले गया बाजी, फैसलाबाद आगे बाजी ले गया, और वहाँ जाके ये अपनी सेल्फियाँ बनाएं। इतने सारे चेंबर्स हैं, जैसे मैं कह रहा था कि और सोहा बता रही थी कि हर तरह के मिजाज के लोगों के लिए वहाँ पे चेंबर बनाए गए हैं। आप सेल्फियाँ लें, अपने यूट्यूबर अपने वीडियोस बनाएं, वीडियो शूट करें, टिकटॉक करने वाले अपने वो बनाए वीडियोस को, तो बहुत कुछ है। हरमीत से पूछते हैं, हरमीत आपका मिजाज किस तरह का है? यहाँ पे इतने सारे स्पॉट्स है, किस स्पॉट पर जाके आप सेल्फी लेना पसंद करेंगे? हॉरर, एडवेंचरस? अच्छा, वैसे तो मुझे देख के बड़ी खुशी भी हुई, बड़ी हैरानी भी हुई कि पहली बार हम देख रहे हैं कि इस किस्म की ये होना चाहिए। मुझे याद है कि 2014 की बात है, जब मैं कोलमपुर में गया, एक एरिया है वहाँ पे, एक मुख्तलिफ एक शहर है जहाँ पे महातीर की वहाँ पे बॉर्न हुए थे, तो उस एरिया में ये बना था और वर्चुअल टाइप बना था जो सेल्फी के लिए। उस वक्त ये मोबाइल और सेल्फीज़ और इस हवाले के ये जो रुझान था बहुत तेज़ी से चल रहा था, तो उसमें मुख्तलिफ जगहों में जाके हमने भी बड़ी खुश होके हमने वहाँ पे तस्वीरें खींची थी। तो आपकी बात दुरुस्त है कि मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, और इससे पहले मैं फैसलाबाद गया हूँ, अभी दोबारा जब मेरा जाना होगा तो ज़रूर मैं जाऊँगा, और वैसे वहाँ से वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा। लेकिन यह है कि मुझे भी अच्छा लगता है कि मुख्तलिफ जगह इस किस्म की खूबसूरत जगह होती हैं, तो वहाँ पर जाके सेल्फी लेना, और फिर आपको देखें ना कि हॉरर जगह जो है ज़्यादा मुझे पसंद होती हैं, वहाँ पर जाके सेल्फी लेना। जितने स्लो है ना, लेकिन ये करना हो या ट्रेलर देखना हो या इस्लामाबाद जाना हो, मैंने होके भी आ जाना है, आप लोगों ने बस देखते रहना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के आपको बताते हैं सर, रेनबो जो बेसिकली है इस साइन ऑफ हमजिनसी, बहुत सारे इंटरनेशनल कंट्रीज़ में इसको ये साइन के तौर पर लिया जाता है, और इसको लीगल भी किया गया है बहुत सारे मुल्कों में। सर अगली खबर है सऊदी अरब से, जहाँ पर ये कौसो क़ज़ा के जो रंग है रेनबो, ख़ास तौर पर इसके खिलौने हों सर, उसके कोई मलबूसात हो, कोई टी शर्ट्स हों, या कुछ भी ऐसी चीज़ जिस पर आप रेनबो कलर्स देखें, उसको सर उसकी फ़रोख्त पर मुकम्मल तौर पर अब पाबंदी लगा दी गई है। ये सऊदी अरब में कहा गया कि हमारे मज़हब से मुताबिकत नहीं रखते ये टॉयज़ वगैरह, या नौ को उस तरफ माइल करते हैं जिस तरफ उनको माइल नहीं होना चाहिए, इस बुनियाद के ऊपर। जैसे सुहा ने कहा, हम जिनसी को प्रमोट करते हैं ऐसे टॉयज़ और उनके कलर्स जो हैं ख़ास तौर के ऊपर, तो वो पाबंदी लगाने की उस पर बात आ रही है। इसमें हेयर क्लिप्स हैं, टी शर्ट्स हैं, मलबूसात हैं, हैंड बैग्स हैं, ये तमाम के तमाम जो हैं उनको बैन कर दिया गया है। और सर फौरी तौर पर कहा है कि अभी तमाम शॉप्स और जितने भी आउटलेट्स हैं, चाहे वो ब्रांड्स इंटरनेशनल हैं या नेशनल हैं, अपने मुल्क में आप इस चीज़ के लिए बाख्तियार होते हैं, आप कोई भी इस तरह का इनिशिएटिव ले सकते हैं। तो कोई भी ब्रांड भी अगर आप किसी मॉल में देखते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल ब्रांड हो या नेशनल ब्रांड हो, फिलहाल इंस्ट्रक्शंस उनको मिली हैं कि आप फौरी तौर पर ये चीज़ें वहाँ से उठा लें
और बैन किस तरह से करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी लॉन्च करेंगे, ये भी बताएंगे। हमने एक ब्रेक लेनी है, हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। आप मौसम एंजॉय करें, उठें, चाय पिए और मिस ना करेंगे ना, आप उठे तो सूरज निकला वो भी सवा नेज़े पे, तो ज़रा उठ के मौसम एंजॉय करें। हम ब्रेक लेके वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नवाज जी, ब्रेक के बाद हिंदुस्तान की सूरत हाल आप देख रहे हैं कि एक वहशत की फ़ज़ा वहाँ पे कायम की हुई है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो भी उनको मौका मिलता है प्रोपेगेंडा करने का, वो मौके से बाज नहीं आते। इसके बारे में बहुत सी तंजीमें इंटरनेशनल ऐसी हैं जो ये कह रही हैं कि बीजेपी के जो हमायत याफ्ता लोग हैं, वो यूट्यूबर्स हों या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हों, वो मुसलमान और मुसलमानों के ख़िलाफ़, उनके अकायद के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ हैं इस वक्त। ये प्रोपेगेंडा कितना जहरीला है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अमेरिका से नदीम मलिक साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं इसके। अस्सलाम वालेकुम जनाब नदीम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर, ये फरमाइए, हिंदुस्तान की सूरत हाल आपके सामने है। जो भी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो मुसलमान उसके घर मस्मार हो रहे हैं, वाक़या जहाँ से शुरू हुआ वो भी आपके सामने है। लेकिन अब ये जो सोशल मीडिया पे और यूट्यूब के ज़रिए मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुसलमानों के दीन के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा करने में बीजेपी के हमायत याफ्ता मसरूफ़ हैं, ज़रा उसके बारे में कहिए। इसका कितना असर ले रहे हैं? क्या तंजीमें ये सोचती हैं कि हिंदुस्तान को इस बात पे कायल किया जाए कि वो अक़लियतों के ख़िलाफ़ इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने से बाज रहे? जी, सबसे पहले तो आपको, आपकी बिहाइंड कैमरा टीम को और आपके सब ऑडियंस को मैं न्यूयॉर्क से सलाम अर्ज करता हूँ। वालेकुम सलाम। देखिए, आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत एक टॉपिक और बहुत ही डेलिकेट और सेंसिटिव टॉपिक पे माशाल्लाह बात कर रहे हैं। अल्लाह आपको आप पे रहमत फरमाए। देखिए, दुनिया सारी की जो ह्यूमन राइट्स तंजीमें और जो ह्यूमन राइट्स और अमन पसंद लोग हैं, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा न सिर्फ खफा है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा कुछ नर्वस भी हैं कि ये किस रास्ते पे भारत की सरकार और भारत का सरकारी मजहब जो चल निकला है, जहाँ पे अक़लीतों के साथ वो कुछ हो रहा है जो मेरा ख्याल है पिछले 100 साल की तारीख में स्वाय यहूदियों के जर्मनी में और जर्मनी के जो एलाइज थे उनके अलावा कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि हम जितनी मर्जी आवाज़ उठाएं भारत में अक़लियतों के हक में और स्पेशली मुसलमानों के हक में, जब मुसलमान भारत में एक यूनिफाइड आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, मिल के फाइट नहीं करेंगे और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस नहीं बनाएंगे दूसरी माइनॉरिटीज़ के साथ, आप, मैं और दुनिया की कोई तंजीम उनके लिए कुछ नहीं कर सकती। सबसे स्ट्रॉन्ग आवाज़ लोकली उनके अपने मुल्क से, उनकी अपनी तंजीमों से आनी चाहिए और फिर हम उनकी सपोर्ट में सब कुछ कर सकते हैं। उसकी वजह ये है, मैं ये भी अर्ज करता चलूँ, वेरी अनफॉर्चुनेटली आज की जो दुनिया है ये सिर्फ मुफादात की दुनिया है। जहाँ पे भी जो कोई फैसले होते हैं वो अपने मुफादात की बेस पे होते हैं। अमेरिका अगर ह्यूमन राइट्स की बात करता है तो सिर्फ वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात करता है जहाँ पे उनके मुफादात होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उइगर मुसलमानों के ऊपर होने वाले मुजालिम तो उनको नजर आते हैं कि चाइना बहुत मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। कश्मीर में और इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ होने वाले मुजालिम अमेरिका को नजर नहीं आते, ना यूरोप को नजर आते हैं। सो मैं ये अर्ज करता चलूँ, और मेरा आई एम श्योर कि आपका प्रोग्राम इंडिया में भी देखा जाता होगा, लोग देखते होंगे और यूट्यूब पे भी देखेंगे, तो मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपनी एक यूनिफाइड लीडरशिप पैदा कीजिए। पूरे इंडिया में 20 करोड़ मुसलमानों में कोई यूनिफाइड लीडरशिप मौजूद नहीं है, और उसके बाद स्ट्रेटेजिक अलायंसेस कीजिए। बहुत सारी माइनॉरिटीज़ हैं जो मुसलमानों के साथ मिल के फाइट करना चाहती हैं। बहुत सारी ऐसी माइनॉरिटीज़ हैं, सिख कम्युनिटी को देख लीजिए, वो बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत ऑर्गेनाइज, बहुत पावरफुल हैं, लेकिन आपको उनके पास चल के जाना है बिकॉज आपको उनकी मदद की जरूरत है। तो ये स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनाना भी बहुत ज़रूरी है इस सिचुएशन में। दिन साहब, ये कहिएगा कि आपने बिल्कुल कहा कि जब तक वहाँ पर मौजूद तंजीमें और मुसलमान अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, अपनी मदद आप नहीं करेंगे, लोग या मुस्लिम मालिक उनकी मदद नहीं कर सकते। दैट इज़ वेरी मच क्लियर। ये कहिएगा कि अगर हम बात करें अभी फ़िलहाल सूरत हाल की, तो वहाँ पर जितने मुसलमानों ने भारत में खासतौर पर मुजाहरे किए हैं, 30 से 40 हज़ार को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा OIC को हम अप्रिशिएट करते हैं, जो कि आप भी यकीनन करते होंगे कि OIC और दीगर ममालिक, सऊदी अरब, कुवैत और मिस्र, इन्होंने आवाज़ उठाई है। बहुत सारे
सारे पहले भी इश्यूज हुए हैं, लेकिन उस तरह से आवाज़ नहीं उठाई गई। अब अगर एक वेकअप कॉल मिली है इन तमाम लोगों को, इन तमाम ममालिक को, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से इस प्रोपोगेंडे को अब अगर आइडेंटिफाई कर लिया कि चलाया जा रहा है मुस्लिम मुखालिफ, तो किस स्ट्रेटजी के तहत कंपनीज़ को और ये जो फाउंडेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इन्हें काम करना चाहिए कि इसको फौरी तौर पर कंडेम करने के साथ रोका भी जाए? देखिए, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब तक यहाँ पे आउट ऑफ इंडिया जो एक यूनिफाइड आवाज नहीं उठाई जाएगी मुसलमानों की, कोई नॉन मुस्लिम कंट्री आपके साथ उस वक्त तक नहीं खुल के साथ देगा, क्योंकि 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं। ओआईसी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। दुनिया की 45-50% जो दौलत है वो ओआईसी के हाथ में है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओआईसी ने भी आज तक, मैं देखिए ये ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, मुझे मालूम है हमारे जो दोस्त हैं ओआईसी में वो मेरी इस बात को यकीनन पसंद नहीं करेंगे, लेकिन हकीकत है। इनफ इज इनफ। ओआईसी ने स्वाय आज तक चंद बयानात देने के कभी भी मजलूमों का, मुसलमान मजलूमों का साथ नहीं दिया। मैं छोटी सी मिसाल आपको देता चलूं कि सऊदी अरेबिया ने भी इस दफा बड़ी से, जी मुझे आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बोलते रहिए आप। आपने जैसे सऊदी अरब की बात की कि सऊदी अरब ने भी इस दफा, जी सऊदी अरेबिया ने भी कंडेम किया है, लेकिन उसकी दूसरी तरफ जो हज की, जो इस वक्त वेस्टर्न वर्ल्ड में जो हज की जो एप्लीकेशंस हैं, वो उसको प्रोसेस करने के लिए, उसकी सारी इंफॉर्मेशन देने के, कलेक्ट करने के लिए एक इंडियन कंपनी को ठेका दे दिया गया है। सो देखिए, जब तक आप मुफादात पे ज़र्ब नहीं लगाएंगे, जब तक हम ये बड़े अरसे से इस चीज़ को हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक, फॉर एग्जांपल कश्मीर में एक कश्मीरी को बेगुनाह को शहीद किया जाता है तो 10 इंडियंस को आप गल्फ में से निकाल दीजिए। आप जिस वक्त 500, 700, 1000, 2000, 5000 इंडियंस को वहां से निकालेंगे, उनकी इकोनॉमी पे ज़र्ब पड़ेगी, तो वो लोग जो वापस जाएंगे वो अपनी हुकूमत को मजबूर करेंगे कि आप ये काम करना बंद कीजिए। जब तक मुफादात के ऊपर ज़र्ब नहीं लगाई जाएगी इंडिया के माली मुफादात पे, उस वक्त तक आप जितने मर्जी बयान देते रहिए। तो आपको क्या लगता है जो इंडियन प्रोडक्ट्स के बायकॉट का ऐलान किया गया था और ये एक मुहिम भी चलाई गई थी, इसे आप किस तरह से देखते हैं? फिर ये एक अलामती बायकॉट था? मैं समझता हूँ कि अभी तक ये अलामती बायकॉट है। मैं, मेरी अपनी फैमिली में पाकिस्तान जाता हूँ तो यकीन कीजिए मुझे बाज़ औक़ात अफसोस होता है, मेरे करीबी दोस्त, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स इंडिया के फिल्में भी देखते हैं, इंडिया के टीवी स्टेशन भी चलते हैं, इंडिया की जो आर्टिफिशियल जुड़े शौक से पहनी जाती है। मुझे बताइए ये किस तरह का मेयार है हमारा? ये दोहरा मेयार है। एक तरफ तो हम इस चीज़ को भी रोते हैं कि हमारे मुसलमान भाई बहनों के साथ ज्यादती हो रही है, रेप हो रहे हैं, घर डिमोलिश हो रहे हैं, मस्जिदों को आग लगाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम उनकी माली मुफादात को जो है तर्क करने के लिए उस पर भी तैयार नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है कि जब तक इन सारी चीज़ों के ऊपर बायकॉट नहीं किया जाएगा, और मैं इस चीज़ पे भी कायल हूँ कि ये हुकूमती सतह पे नहीं हो सकता ये जब तक मैं इस चीज़ को महसूस नहीं करूँगा कि मेरा कोई मुसलमान भाई या बहन दुनिया के किसी हिस्से में तकलीफ में है और मैं उसकी मदद के लिए उठ के खड़ा नहीं होता, तो लीस्ट आई कैन डू इज़ कि मैं उनके माली मुफादात को थोड़ा सा ज़ब्त पहुँचाने की कोशिश करूँ, और मैं कम से कम अपनी ज़ात तक इंडियन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना बंद करूं। और मैं यहाँ ये भी एक चीज़ क्लियर करता चलूं, ज़ाती तौर पे ना मैं इंडिया का मुखालिफ हूँ, ना मैं किसी इंडियन का मुखालिफ हूँ। मैं इंडिया की पॉलिसीज़ का मुखालिफ हूँ, बिकॉज एज ए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कोई भी जहाँ पे शख्स किसी के साथ ज्यादती होगी मैं उसके लिए उठ खड़ा हूँगा, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो चाइनीज़ है। लेकिन इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा वायलेटर जो ह्यूमन राइट्स का है वो इंडिया है, और बदकिस्मती से चूंकि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी मार्केट है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए दुनिया सारी उसको एज ए बिजनेस मॉड्यूल के तौर पे देखती है, नॉट एज ए ह्यूमन वैल्यूज। सो मेरा ख्याल है जब तक दूसरी जो कंट्रीज हैं, दूसरी जो हुकूमतें हैं वो इस लेवल पे नहीं आती हैं, इंसानी लेवल पे नहीं आती हैं, तो कम से कम इंडिविजुअल लेवल पे एटलीस्ट द लीस्ट आई कैन डू कि मैं $1 के 5 पाउंड टमाटर इंडियन स्टोर से लेने की बजाय मैं $2 का पाउंड टमाटर लेता हूं और मैं जाके किसी नॉन इंडियन स्टोर पे जाके लेता हूं। ओनली अप टिल दैट टाइम, जब तक के मसाइल, माइनॉरिटीज के मसाइल हल नहीं होते, बिकॉज हर ह्यूमन बीइंग को, हर इंसान को जिंदा रहने का हक है,
और हमें हर इंसान के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा होना ठीक है। एज ए इंडिविजुअल बेसिकली हमें आगे बढ़ना चाहिए। हरमीत आप जी हरमीत जी 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 अच्छा नदीम मलिक साहब, हमने देखा कि जो वाक़यात हैं उसमें गवर्नमेंट तो खुलेआम इन्वॉल्व नज़र आ रही है। महाराष्ट्र के योगी आदित्यनाथ हो या उसके जो वज़ीर हैं, उसने तो ये सीधी वीडियो भी शेयर की और ये भी कहा कि इनके साथ इनको अगर हम सीधा कत्ल भी करेंगे तो हमें कोई अफसोस नहीं होगा। और झारखंड में चार जो है मुसलमानों को सीधा सर में गोलियां मारी गई। इस किस्म की जो वाक़यात हैं, फिर हम देखें कि मोदी सरकार बहैसियत मोदी को कम से कम माफ़ी मांगनी चाहिए थी। इतना बड़ा साने हो रहा है, वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन माफ़ी तक अभी तक उन्होंने नहीं मांगी। आप नहीं समझते कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम ममालिक हैं, एक वक्त तो आया कि पाबंदियाँ लगी, कुछ चीखें हिंदुस्तान की हमने सुनी, लेकिन उसी तरह सख्ती नहीं अपनाई गई जो होनी चाहिए थी। कम से कम मोदी को माफ़ी तो मांगनी चाहिए, तो उस तक तो उसको मजबूर करना चाहिए था। पहली बात तो ये हरमीत सिंह जी, मुझे बड़ी खुशी हुई आपको इस्लामाबाद स्टूडियो में बैठे देख के, और आई लुक फॉरवर्ड द अपॉर्चुनिटी टू पर्सनली कम एंड सी यू इन इस्लामाबाद इंशाल्लाह वेरी सून। देखिए, बात आपकी बिल्कुल बजा है। आपने एग्जैक्टली वही बात की है, आपने एको किया है जो मैंने भी थोड़ी देर पहले अर्ज किया कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ओआईसी की साथ है बजाते खुद। ओआईसी अगर चाहे, देखिए जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, हम किसी मुल्क के मुखालिफ नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि इंडिया के खिलाफ बेजा किस्म की सख्तियां की जाएं ताकि इंडिया के अवाम को उसका नुकसान पहुंचे, लेकिन जब तक कि वो अपनी पॉलिसीज को दुरुस्त नहीं करते, ये नुकसान पहुंचाना जरूरी है। क्योंकि जब तक आप बयान देते रहेंगे कोई काम नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं होगी, वो ये काम करते चलेंगे। और आप सबको माशाल्लाह बिल्कुल मालूम होगा, कुछ अर्सा पहले इंडिया के एक बड़े सीनियर मिनिस्टर ने बयान दिया था कि इक्वालिटी की आप बात करते हैं, इक्वालिटी सिर्फ इक्वल्स में होती है, मुसलमान हिंदुओं की इक्वल नहीं है। सो जिस वक्त इस तरह की बातें ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं, उसके बाद वीडियोस मौजूद हैं, और हम तो हमेशा से पिछले कोई 5-7 साल से स्पेशली हम इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस में भी, यूरोपियन यूनियन में भी, और जितनी भी अमन पसंद कौमें हैं, कि आप हमारी बात पे यकीन ना कीजिए, आप कोई एक्शन ना लीजिए, आप सिर्फ एक काम कीजिए, आप न्यूट्रल इन्वेस्टिगेटर्स भेजिए, ह्यूमन राइट इन्वेस्टिगेटर्स भेजिए इंडिया में, और जाके सिर्फ देख लीजिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है। चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो साउथ इंडिया है, कहीं पे है, चाहे वो कश्मीर है, आप जाके देखिए तो सही। एज ए ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन या एज ए इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री बिलीविंग इन द ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल, ये आपका फर्ज है कि आप जाके इन्वेस्टिगेट कीजिए और देखिए कि वहाँ पे माइनॉरिटीज के हालात क्या हैं। और जब तक आप इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, उस वक्त आपका अपना ज़मीर भी आपको मलामत नहीं करेगा। That's exactly what we are trying to say and that's exactly what we are trying to promote। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये जंग है मुफादात। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल सही फरमा रहे, मफादात की जंग है। एक कोई ज्यूस के बारे में बात हो जाए, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका खड़ा हो जाता है। कोई ये बात कह दे कि जी जो हॉलोकॉस्ट है वो सही नहीं था, तो उसके बारे में पाबंदियां लग जाती हैं। तो यहाँ पे इतने मुसलमानों को शहीद किया जा चुका है कश्मीर के अंदर, अब हिंदुस्तान के अंदर भी मुसलमानों के एक बड़े तबके को निशाना बनाया गया। लेकिन आपकी जो बात है उससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि जो हम चीज़ें देखते रहते हैं कि खुद हिंदुस्तान के मुसलमान फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, उनकी एक आवाज़ नहीं है। उनकी एक आवाज़ करने के लिए क्या किया जाए? कोई स्ट्रैटेजी ऐसी आपके दिन में आती है, कोई प्लान आता है? देखिए, हम यहाँ से बाहर से बैठ के हम सिर्फ उनको मशवरे दे सकते हैं जो हम देते रहते हैं। और अब तो ये यहाँ तक आलम है, टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है इंडिया में आईटी की। अब तो जिस वक्त मेरी कॉल जाती है किसी भी मुसलमान लीडर को, और बल्कि किसी भी माइनॉरिटी लीडर को, मेरी कॉल ट्रेस होती है, मेरी कॉल बाकायदा ब्लॉक की जाती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक सिख लीडर से, मैं नाम नहीं लूँगा चूँकि उनसे मेरी बड़ी खुल के बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मलिक जी, हम आपकी सपोर्ट करने के लिए, मुसलमानों की सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं, आप खुद तो उठ के खड़े हों अपने हकूक़ के लिए। अब देखिए, वहाँ पे चंद लोग हैं जो उठ के आवाज़ बुलंद करते हैं, उनका घर डिमोलिश कर दिया जाता है। पूरा मोहल्ला देखता है घर डिमोलिश होते हुए, पूरा शहर घर डिमोलिश होते हुए देखता है। स्वायत्त चंद लोगों के 10, 20, 50, 100, 200 लोग बाहर निकलते हैं उस पर एहतजाज करने के लिए। अब ये देखिए माशाल्लाह, जो अभी आप दिखा रहे हैं इस पे टीवी स्क्रीन पे,
लोगों के घर डिमोलिश होते हैं। मुझे बताइए कितने लोगों ने वहां पे आके शहर की सड़कें ब्लॉक की, कितने लोगों ने वहां पे बैठ के खड़े होके एहतजाज किया। जहां पे एहतजाज होता है माइनॉरिटीज दूसरी आके मिल के करती हैं, लेकिन एक यूनिफाइड आवाज माइनॉरिटीज की इंडिया में नहीं है। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, ये इंडिया के लिए, चूंकि मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया, मैं इंडिया का भी दुश्मन नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि इंडिया एग्जिस्ट करे, सस्टेन करे। 1 अरब आबादी का मुल्क है, तो उनका हक है कि उनको हर चीज, जो चीज हम यहाँ पे वेस्टर्न वर्ल्ड में एंजॉय करते हैं, उनको मिले। लेकिन अगर वो इंसान को इंसान नहीं समझेंगे तो देखिए, अगर जिसने हिस्ट्री से सबक नहीं लिया तो वो एग्जिस्ट नहीं करते। जो आज की सिचुएशन है, ये भी मैं आपको बताता चलूं कि अनफॉर्चुनेटली डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडिया इज वेरी वेरी इमिनेंट एंड आई कैन सी इट वेरी सून। इसलिए कि लोगों में पहले तमाम तर रेजिस्टेंस के बावजूद, तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद, जो इंडिया की माइनॉरिटीज़ थी वो कहा करती थी कि हम एक हैं। आज माइनॉरिटीज़ ये नहीं कहती कि हम एक हैं, वो कहते हैं कि हमें अपना अपना देश चाहिए। मैं पिछले महीने वाशिंगटन डीसी में इंडियन एम्बेसी के सामने एक मुजाहरे के लिए गया। वहाँ पे वो लोग, जो हिंदू, एक ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, अब ये वो हिंदूज हैं जो इस चीज़ पे डिटरमिन्ड हैं कि इंडिया में जो ह्यूमन राइट्स हैं वो एक्सट्रीमली वायलेट किए जा रहे हैं। किसी माइनॉरिटी की इज्जत, जान, माल, प्रॉपर्टी कोई महफूज नहीं है। अब उनके अंदर से आवाजें आना शुरू हो गई हैं। पहले तो सिर्फ चंद इंटेलेक्चुअल लोग थे, वो बात करते थे। अब जनरल पब्लिक भी हिंदू बात करती है, लेकिन हिंदुओं की आवाज के साथ आवाज मिलाने के लिए हमें सिख भी चाहिए, मुसलमान भी चाहिए, हमें सारी अपनी जमातों को इकट्ठा होना जरूरी है। मलिक साहब, बेहद शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया और बड़ी ज़बरदस्त बात की कि सारी माइनॉरिटीज़ को मिलकर इकट्ठा होना होगा तो ही इनको बताया जा सकता है कि पावर ज़्यादा है। मुझे कही कि डिसइंटीग्रेशन हिंदुस्तान की नज़र आती है अगर ऐसे हालात रहे। हालात पे जी, अस्सलाम वालेकुम। वाजी ब्रेक के बाद मुल्क में जब इलेक्शंस होते हैं तो हम जानते हैं कि जो अक़लियतें हैं, अक़लियती पार्टीज़ हैं, उन सबको भी कहा जाता है कि आपको मखसूस नशस्तें मिलेंगी। लेकिन बहुत अरसे से डिमांड है एक, और वो ये है कि हमें जो तरीक़ाकार इस वक्त चल रहा है जिसमें जुदागाना इंतखाबात होते हैं, उसके तहत हमें मौका दिया जाए। ये मुतालबा क्रिश्चियन कम्युनिटी का भी है। हमारे साथ चेयरमैन मसीही बेदारी तहरीक जनाब डॉक्टर आदिल गौरी साहब मौजूद हैं, उनके साथ हरमीत मौजूद हैं। ओवर टू यू हरमीत, आप यहाँ से पिक करो। जी 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 जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम देखें कि ये डिमांड सिर्फ माइनॉरिटी में अगर हम देखें, सिर्फ क्रिश्चियन की नहीं है बल्कि सिख और हिंदू की भी है, कि जिस तरह हम देखते हैं कि सिलेक्शन के एक तरीक़ाकार है और सिलेक्शन के ज़रिए जो पार्लियामान में आते हैं जितने भी मेंबर्स हैं, तो वो बड़े मसाइल का, अगर हम देखें माइनॉरिटी को जो मसाइल का सामना है, वो मसाइल उसी तरह पार्लियामान में न पहुँचते हैं, न उसी तरह उस पर काम किया जा रहा है। क्या कहेंगे, क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? जिस तरह एक माजी में कभी होता था कि हमारे खुद हम इलेक्ट करते थे अपने नुमाइंदे को और बहुत सारे मसाइल का हल भी वो तलाश करके ले आते थे हमारे लिए। इसी हवाले से आपसे जानना चाहूँगा कि अब आप लोगों की क्या डिमांड है? क्या आप लोग आगे भी ये बात लेके गए हो? देखें जी, जहाँ तक आवाम का ताल्लुक़ है, वो सिख कम्युनिटी हो, हिंदू कम्युनिटी या क्रिश्चियन कम्युनिटी, माइनॉरिटीज़ जो भी हैं, उन सब के साथ ये इशू है कि ये जो लोग सिलेक्शन के ज़रिए पार्लियामेंट में आ जाते हैं, इनका आवाम से कोई रब्ता नहीं होता। आवाम जब उनके पास जाते भी हैं, अगर किसी मामले पर इसरार करते हैं तो वो कहते हैं कि हम कौन सा आपके वोट लेकर आए हैं कि आप हमें प्रेशराइज़ करते हैं, आप इसरार करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब तक ये लोग हमारे दरवाज़ों पर नहीं आएंगे हमारे वोट लेने के लिए, ये हमारी बात नहीं सुनेंगे, तो उसके लिए जो तरीक़ाकार हो सकता है वो वैसे ही है जैसा कि 1985 से पहले था कि हमें जुदागाना इंतखाबात का हक़ हासिल था। अगरचे उसका तरीक़ाकार ठीक नहीं था, लेकिन कम अज़ कम इतना ज़रूर था कि जो नुमाइंदे पार्लियामेंट में जाते थे वो आवाम से होकर गुज़रते थे। तो अब भी हम ये चाहते हैं कि वही सिस्टम दोबारा से लेकर आया जाए, लेकिन कुछ तब्दीलियों के साथ, कि उसमें हल्का बंदियाँ की जाएँ, मिनॉरिटी की सीट्स में इजाफा किया जाए और उसके बाद जुदागाना इंतखाबात का हक़ दिया जाए।
और अगर हुकूमत चाहती है कि हम मेन स्ट्रीम का हिस्सा भी रहें तो फिर उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमें दोहरे वोट का हक दे दिया जाए। जैसा कि इससे पहले अगर आप देखते हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिला, तो वो भी तो दोहरा वोट है। अगर कश्मीर के लोग वहाँ पे कानून साज असम्बली के लिए वोट कास्ट करते हैं तो यहाँ पाकिस्तान की कौमी असम्बली के लिए भी वोट कास्ट करते हैं, तो इस तरह उन्हें भी दोहरे वोट का हक हासिल है। तो अगर हुकूमत चाहती है कि हमारे मसाइल अक्सरियत के साथ पार्लियामेंट तक आएँ, उनके ज़रिए आएँ, तो फिर हमें दोहरे वोट का हक दे दें। अदरवाइज़ मैं जिस चीज़ की हमायत करता हूँ वो ये है कि मिनॉरिटीज़ की सीटों में इजाफा किया जाए और उसके मुताबिक हल्का बंदियाँ करके जुदागाना इंतखाबात का हक दिया जाए। अच्छा, मुझे याद है कि जो सेनेट के हवाले से भी बात की जा रही थी कि सेनेट में जो माइनॉरिटी है उनकी सीट को बढ़ा दिया जाएगा, और ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब साबिक थे, अब तो साबिक हो गए, पहले जब वज़ीर-ए-आज़म थे, आदत इतनी पड़ चुकी है कि हम हर वक्त इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म ही मानते हैं, तो जब वो साबिक थे तब वो बात ये कि हो रही थी कि हमने एक नई चीज़ें लेके आनी है, लेकिन उसके बावजूद वो काम ना हुए, रुक से गए। सेनेट में भी क्या आप समझते हैं कि हमारी नुमाइंदगी ज़्यादा होनी चाहिए? अभी भी अगर देखें तो उस किस्म की नहीं है। देखिए जी, मैं समझता हूँ इस हवाले से ना सिर्फ सेनेट बल्कि कौमी असम्बली और तमाम सूबाई असम्बलियों में सीटें बढ़ाने की ज़रूरत है। आप देखें कि 73 के आइन में उस वक़्त जो औरतों के लिए नशिस्तें मखसूस की गई थी उनकी तादाद 13 थी, आज उनकी तादाद 60 हो चुकी है। इसी तरह 1985 से अब तक 37 सालों में मिनॉरिटीज़ की कौमी असम्बली में 10 नशिस्तें थी जो आज भी 10 हैं। तो क्या आप समझते हैं कि अक़लियतों की आबादी में इजाफा नहीं हुआ? तो जब आबादी में इजाफा हुआ है तो उसके तनासब से ना सिर्फ सेनेट बल्कि कौमी और सूबाई असम्बलियों में भी सीटों में इजाफे की ज़रूरत है। अच्छा, मुझे एक और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर हम देखें ये जो सिलेक्शन के ज़रिए आते हैं, हम कहते हैं ना कि सिलेक्शन के ज़रिए जो आ रहे हैं, वोट के ज़रिए जो नहीं आ रहे हैं, इनसे आपको गिला क्या है? सबसे बड़ा गिला क्या है? क्या वजूहात क्या है? देखिए जी, इन्होंने पार्लियामेंट में जाकर आवाम के लिए अपना दरवाज़ा बंद कर दिया है और जुदागाना इलेक्शन के हकीकी मुखालफ यही लोग हैं जो सिलेक्शन के ज़रिए असम्बलियों में आकर बैठे हुए हैं। और ये इन्होंने आज तक ये बिल पेश ही नहीं किया कि हमें इलेक्शन दिया जाए, क्योंकि ये चोर दरवाजे से आए हैं, आवाम के ज़रिए से तो ये आ नहीं सकते। इसलिए ये हमेशा यही कोशिश करते हैं कि जो सिस्टम चल रहा है यही चलता रहे, और इसके साथ साथ पार्टियां भी इसी सिस्टम को राइज रखना चाहती हैं। उसकी एक वजह है कि लास्ट टाइम जब ये इलेक्शन हुए तो जिन लोगों ने एप्लीकेशंस दी थी अपनी नॉमिनेशन के लिए, नामजदगी के लिए, उनके लिए लाजिम था कि हर बंदा एप्लीकेशन के साथ 1 लाख रुपया पार्टी फंड जमा कराए। उसमें 240 से ज़्यादा लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। तो जब उन्होंने जमा करवाए तो साथ एप्लीकेशन के 1-1 लाख रुपया भी जमा करवाया। अब 240 लोगों ने जब 1-1 लाख रुपया पार्टी को दिया तो पार्टी क्यों क्या चाहेगी कि ये सिस्टम बदल दिया जाए? अच्छा, मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। अभी मेरे ख्याल में आवाज़ का इशू हो रहा है, नरोज साहब और सुहा का भी सवाल ले लेते। सर, अगर हम देखें जो इलेक्शन होते थे 2003 का मुझे याद है कि क्योंकि मेरे घर से मेरे चाचा और मेरे बड़े भाई इलेक्शन लड़ रहे थे तहसील नाज़िम और डिस्ट्रिक्ट नाज़िम के लिए, तो वो बाकायदा उनको इलेक्ट कर दिया गया था, सिलेक्शन नहीं थी। लेकिन अभी जब मेरे बड़े भाई दोबारा बने हैं, चेयरमैन बने हैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट शांगला में, तो उनको वो सेलेक्ट हुए हैं। ये क्या वजूहात है कि हम अगर देखें तो इस बल्दियाती इलेक्शन में भी तब्दीलियाँ उन्होंने शुरू कर दी हैं, उससे कितना नुकसान होगा? जो माइनॉरिटी जो गाँव में, जो देहातों में, जो शहरों में, उनके मसाइल में किस तरह कमी आएगी? जब सिलेक्शन के ज़रिए लोग आएंगे तो वो जो असल चीज़ है वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए जी, KPK की आप बात कर रहे हैं। जी, तो वहाँ पे इस दफ़ा बल्दियाती इंतखाबात में जो मिनॉरिटीज़ के लोग आए हैं वो वोट लेकर आए हैं, और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा अमल है। इससे जो हमारे नुमाइंदे हैं उन्हें पता चलेगा कि हमारे क्या मसाइल हैं, तो यकीनन उनकी तवस्सुत से वो मसाइल हल भी होंगे। मैं तो चाहता हूँ कि अगर हम जमहूरी लोग हैं, अगर हम जमहूरियत पसंद हैं, तो हमारे रवैये भी जमहूरी होने चाहिए कि अगर लंदन में मोहम्मद सादक मेयर हो सकता है तो एक यूनियन काउंसिल का चेयरमैन कोई मसीही, कोई सिख या कोई हिंदू क्यों नहीं हो सकता? हरमीत सिंह वज़ीर इत्तलात क्यों नहीं हो सकता? जी बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ा सा आगे पार्लियामेंट में लेके जा रही है बात। हाँ जी, बात करें, कंटिन्यू करें सर। जी,
सवाल है कोई? तो सवाल कर लेते हैं सर। एक्चुअली मैं ये जी। पूछ रही थी कि सर तमाम तर सूरत हाल में आपने जो मुतालबात रखे हैं, अब अगर इंतखाबात में इन मुतालबात को सेकंड नहीं किया जाता तो फिर आप लोग की स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए जी, हम 1985 से सज़ा पा रहे हैं, इसके बाद भी सज़ा पाएंगे आने वाले 5 साल भी। अच्छा। क्योंकि जो हमारे नुमाइंदे पार्लियामेंट में बैठे हैं वो तो कोई बिल पेश करने को तैयार नहीं। हम लोग सड़कों पे सरापा एहतजाज हैं। हमने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया है, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया है, कराची में किया है, लाहौर में किया है। तो हम तो प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं ना, अपनी आवाज़ उन तक पहुंचा सकते हैं, और हमारी आवाज़ वहां तक पहुंचाने का बेहतरीन जरिया बनी है आप। मैं समझता हूं कि मीडिया की तवस्सुत से हमारी आवाज़ पार्लियामेंट तक ज़रूर जाएगी, बिल्कुल जाएगी। और जो हमारे नुमाइंदे वहाँ पर बात नहीं कर रहे, आपकी तवस्सुत से वो बात वहाँ तक पहुँचेगी। तो मैं समझता हूँ कि आज तक मीडिया ने जिस मसले को सुलझाने की कोशिश की है वो ज़रूर सुलझा है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी तवस्सुत से माइनॉरिटीज़ का ये इशू भी हल हो सकेगा इंशाल्लाह। जी, अच्छा साहब। डॉक्टर आदिल गौरी साहब, बात असल में ये है कि जैसे हम अभी हिंदुस्तान की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि वहाँ पे मुसलमान तबकात जो हैं वो इकट्ठे नहीं हैं और बाकी माइनॉरिटीज़ के साथ उन्होंने अलाइंसेस नहीं बनाए हुए, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनके अंदर कमज़ोरी रह जाती है। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो स्ट्रेटजीज़ के हवाले से आपके लोग, चाहे वो मसीह हों, सिख हों, हिंदू कम्युनिटी हो, वो मुख्तलिफ ग्रोहों में बटे हुए हैं। जब वो ग्रोह में बटे होंगे और दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ अलाइंसेस नहीं बनाएंगे तो उनको वो पजीराई नहीं मिलेगी, उनकी बात में वज़न नहीं आएगा। तो ये नहीं आप समझते कि सबसे पहले अलाइंसेस बनाने हैं, सबसे पहले आपस में तफरका ख़त्म करना? बहुत खूबसूरत बात की है जी आपने कि जब हम मुत्तहिद हो जाते हैं तो हमारी ताकत जो है वो बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। और यहाँ पाकिस्तान, मैं इंडिया की तो बात नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके बहुत सारे अलाइंसेस मौजूद हैं जिनके तहत वो काम कर रहे हैं। और जब भी कोई इशू होता है, अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ कोई इशू होता है तो हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी उनका साथ देती है। इसी तरह अगर हिंदुओं के साथ कोई इशू होता है तो क्रिश्चियन कम्युनिटी उनके साथ खड़ी होती है। पाकिस्तान में ये खूबसूरत बात है कि तमाम माइनॉरिटीज़ के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं, बल्कि इनके दरमियान इत्तेहाद और ताउन पाया जाता है। अच्छा सर, आपने बात की, एक तो थोड़ा सा इख्तिलाफ करूँगा इस चीज़ पे कि अभी भी हम बहुत सारी चीज़ों में मुतहद ना होने के बराबर हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। मैं एक छोटा सा, मैंने एक अलायंस बनाया था प्रेस क्लब में और वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे क्रिश्चियन या हिंदू थे वो भाग गए थे, हर बंदे ने सदर बनना था। ये प्रॉब्लम है। अब मैं एक और चीज़ की तरफ जाएँ सर, अगर हम देखें जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, ख़ासकर ये एक बहुत बड़ी माइनॉरिटी में बहुत बड़ी तादाद इन्हीं की है, इनके बारे में ये कहा जाता है डॉक्टर साहब कि अमेरिका ज़्यादा सपोर्ट इनको करता है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि पिसा हुआ तबका ये हमें अब भी नज़र आता है। जो सबसे ज़्यादा पिसा हुआ तबका अगर हमें कहीं दिखता है तो वो क्रिश्चियन है। इसकी वजूहात क्या है? देखें जी, कहा जाता है कि पाकिस्तान की तालीमी तरक्की और सेहत के मैदान में मसीहियों की बहुत ज़्यादा खिदमात हैं, बहुत खिदमत हैं, बहुत। तो मैं देखता हूँ कि दूसरों को तालीम देने वाले, जैसा कि हमारे बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिनके फारगुल तहसील जो तालब इलम थे वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म भी रहे, वज़ीर ख़ारजा भी हैं, सदूर भी रहे, लेकिन ये इदारे जिन्होंने इस मुल्क को वज़ीर आज़म दिया, सदूर दिए, वज़रा दिए, उन्होंने क्रिश्चियंस को क्यों तालीम नहीं दी? तो ये जो क्रिश्चियन अदारे हैं, मैं समझता हूँ कि ये मसीहत के नाम पर ज़रूर चलते हैं, लेकिन ये मसीहियों के लिए नहीं हैं। अगर आप कॉन्वेंट और कैथीड्रल स्कूल में देखें तो वहाँ पर अगर 50 बच्चे फ़ीस देकर पढ़ रहे हैं तो इन स्कूलों को ये एहसास नहीं कि ये 2 क्रिश्चियन बच्चों को मुफ्त तालीम दे दें। मैं समझता हूँ कि आज तक जिन लोगों ने तरक्की की है, क्रिश्चियंस में आपको अब डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर भी नज़र आएंगे, DPO भी नज़र आएंगे, और डॉक्टर प्रोफेसर्स की तो एक बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन अगर ये लोग डेवलप हुए हैं तो ये ज़ाती रिसोर्स से डेवलप हुए हैं, ज़ाती कोशिश से डेवलप हुए हैं, इसमें चर्च का कोई किरदार नहीं। मैं ये समझता हूँ, और शायद मेरी ये बात मेरी कम्युनिटी को बुरी भी लगे, कि इन्हें बहुत सारी ग्रांट्स जो आती हैं बैरून मुल्क से वो हमारे लोगों पर खर्च नहीं हो रही। अगर वो ग्रांट्स मेरे लोगों पर खर्च होती तो आपको हर दूसरे घर में कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर, कोई इंजीनियर नज़र आता। ये ऊपर ही रह जाती हैं, आम आवाम तक ये नहीं पहुंचती।
बहुत मेहरबानी हम सर, तक थैंक यू नहीं वेरी पहुंचती मच, है। अगर बहुत एक- शुक्रिया सर, थैंक यू। हमारे सेगमेंट का टाइम ख़त्म हो रहा है। जो डॉक्टर साहब की बात थी, असल मसला यही है कि इख्तलाफात ख़त्म किए जाए आपस के भी। और फिर जो मुत्तहिद बात हो हुआ रही जाए। थी वो ये है कि ये जो ग्रांट्स बाहर से आती है वो अपनी कम्युनिटी के ऊपर खर्च हो। खर्च फिर तालीमी इदारे अपनी माइनॉरिटीज़ के, क्रिश्चियंस के हों, दूसरे तबकात के हों, वो उनकी तालीम और तरक्की के लिए काम करें। बिल्कुल वो ऐसे काम करेंगे तो फिर उनमें भी बड़े बड़े लोग पैदा होंगे, वो लोग आगे आएंगे और मुल्क की तरक्की इंस्टीट्यूशनल में अहम स्ट्रक्चर किरदार में, अदा करेंगे। मुल्क की तरक्की में एक बहुत कारआमद किस्म का वो असासा बनेंगे। अभी इंशाल्लाह। चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक की इजाज़त दीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए अंदर का मौसम भी अच्छा हुआ है। तो हमने कुछ ऐसी खबरें प्रोग्राम में शामिल की। हमेशा वी वुड लव टू पुट सम स्पॉटलाइट ऑन दोज पर्सनालिटीज़ जो पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पर रोशन करते हैं। और हमेशा हम ऑन सेट भी हमारी कोशिश होती है कि ऐसे खिलाड़ियों से आपकी मुलाकात कराते रहे जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम कायम किया। और इसके अलावा सर एक नहीं दो नहीं, कुछ लोग तो रिकॉर्ड कायम करने की एक रिकॉर्ड कायम कर देते हैं। 78वां रिकॉर्ड है इनका, ये जो 78वां जिनसे आपकी हम रिकॉर्ड। मुलाकात कराने राशिद जा से रहे कराएंगे। हैं। ननचकू में इन्होंने 13वां रिकॉर्ड बनाया है और ओवरऑल इनका 78वां रिकॉर्ड है। पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, तो राशिद नसीम से चल के बात करते हैं। इस दफ़ा ये हुआ कि इनका मुकाबला पहले जब हुआ तो इन्होंने चाइना के एक एक्सपर्ट को हराया, ब्रेक उसके किया बाद रिकॉर्ड। उन्होंने अमेरिका के एक एक्सपर्ट को हराया, क्या बात और है। इस दफ़ा इन्होंने इंग्लैंड के एक लोखा हैं उनको शिकस्त दी है। तो राशिद अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो ये बताइए कि बड़ी मुबारकबाद सबसे पहले तो आपको इतने रिकॉर्ड बनाने के लिए, ये जो आप बनाते चले जा रहे हैं। लोखा से मुकाबला कितना सख्त था आपका? बिल्कुल जी, ये इंग्लैंड के जो है वो मार्शल आर्ट के एक मास्टर हैं जिन्होंने काफी ज्यादा जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो रजिस्टर करवाए हुए हैं। इनका एक रिकॉर्ड मैंने पहले भी अभी कुछ दिन पहले जो है वो मैंने ब्रेक किया था, और अभी जो है मैंने एक और रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक किया है। सेकंड रिकॉर्ड मैंने इनसे जो है वो वापस लिया है, और इनके अभी कुछ और रिकॉर्ड्स हैं, पाइन बोर्ड कैटेगरी के अंदर हैं, कुछ एक दो रिकॉर्ड्स और भी इनके मौजूद हैं। इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश है कि वो रिकॉर्ड्स भी जो है मैं जल्द जो है वो इनसे लेकर जो है वो पाकिस्तान के नाम करूं। ठीक है। उससे पहले आपने चाइना और अमेरिका के रिकॉर्ड जो थे वो वापस लिए थे, वो किस कैटेगरी में थे? देखें, मेरे पास आपको पता है कि 78 जो है वो मेरी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वो मेरे हो चुके हैं। तो चाइना के से जो है मैंने रिकॉर्ड्स लिए थे। उसके अंदर एक रिकॉर्ड था जो बॉटल के दरमियान में जो है वो ताश के पत्ते जो है वो रखे हुए होते हैं, और उसको जो है वो ननचक की मदद से जो निकालना होता है, और बहुत ही मुश्किल तरीन एक रिकॉर्ड था। वो मैंने चाइना का रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक किया, और वो रिकॉर्ड मैंने मोहम्मद अली सत्पारा थे उनके नाम किया था। और उसके अलावा फिर चाइना का ही मैंने एक ब्रेक किया था जिसमें ननचक के साथ जो है वो बॉटल जो होती है उसका जो कैप होता है उसको जो है वो ओपन करना था इन 1 मिनट। सबसे ज्यादा कम से कम टाइम के अंदर जो है वो 10 बॉटल्स को जो है वो रिमूव करना था उस बॉटल कैप्स का। तो वो भी मैंने रिकॉर्ड चाइना से वापस लिया था। और फिर इसके अलावा अमेरिका के कुछ रिकॉर्ड है जिसमें मैंने ननचक्स के साथ जो है वो 1 मिनट में जो है वो टारगेट पे हिट किया था 350 टाइम्स, और डबल ननचकू के साथ 557 टाइम, और फिर इसी तरह रिकॉर्ड से जो कि मैंने अमेरिका से भी जो है वो वापस लिए थे। अच्छा राशिद, देयर इज नो डेस्टिनेशन इन ह्यूमन लाइफ। मुझे लगता है कि आप एक टारगेट सेट करते हैं, एक रिकॉर्ड सेट करते हैं, उसके बाद अगला बिल्कुल तैयार होता है कि अब मैंने ये करना है। ऑलरेडी जो रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें तो आप ब्रेक करने का सोचते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट? ऐसा कुछ सोचे जो किसी ने भी ना किया हो, और यू आर गोइंग टू डू दिस फॉर पाकिस्तान? देखिए, असल में ये सवाल आपका जो है दो चीजों से रिलेट करता है। कुछ लोग समझते हैं कि हम कोई भी नई चीज करते हैं तो वो शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। बेसिकली मैं जितने भी ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो मैं ब्रेक करता हूँ वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं ऑलरेडी, और वो किसी ना किसी कंट्री के पास होते हैं। और ज्यादातर जो मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं तरक्की याफ्ता कंट्रीज के रिकॉर्ड है, जिसमें इंग्लैंड है, जिसमें चाइना है, जिसमें जापान है, इटली है, मिस्र है। इंडिया के रिकॉर्ड मैंने 25 से ज्यादा मैंने इंडिया के रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। तो हम रिकॉर्ड को सिलेक्ट करते हैं, हम देखते हैं कि भाई ये रिकॉर्ड इस कैटेगरी के अंदर गिनीज का मौजूद है। और मेरे लिए अब थोड़ा सा वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो आसान हुआ। कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं कि जो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मैं ऑलरेडी तकरीबन 8-10 साल से जो है वो मुसलसल प्रैक्टिस में हूँ, और मुसलसल जो है वो रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर रहा हूँ। तो जिसकी वजह से रिकॉर्ड होते हैं जिनके अंदर मुझे थोड़ी सी कम मेहनत करना पड़ती है। लेकिन बाज रिकॉर्ड अभी भी इस तरह के होते हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ एज भी जो है वो बढ़ रही है,
तो काफी मुश्किल हो जाता है रिकॉर्ड्स को ब्रेक करना। और लाजमी सी बात है कि जब तक आपके अंदर जो है वो कंसिस्टेंसी ना हो, तो तब तक आप जो है वो रिकॉर्ड्स को जो है वो ब्रेक नहीं कर बिल्कुल सकते। ऐसे ही है, बिल्कुल। जी हरमीत। अच्छा राशिद पाजी, कुछ लोग पैदा होते हैं नए नए रिकॉर्ड जो है बनाने के लिए, और मेरे ख्याल में आप वही हैं, उन शख्सियात में आपका भी नाम है। पाजी बहुत मुश्किल होता है कि इतने सारे, जिस तरह सोहा कह रही है कि भाई एक से एक, दूसरा से दूसरा, और आपका टारगेट आप पता नहीं आगे कौन सा टारगेट होगा, वो भी आपने बहुत बड़ा रखा होगा, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए वक्त कितना देना पड़ता है, कितनी प्रैक्टिस डेली आपको करनी पड़ती है? जाहिर बात है कि मेहनत का काम है, आसान काम तो नहीं है बाजी। और फिर इतने बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक जो हमसे ज़्यादा कहीं उनको सपोर्ट हासिल है, चाहे हुकूमत की जानिब से या दीगर वैसे भी मॉरली सपोर्ट आवाम की जानिब से भी होता है उनको, तो उसके अगर हम यहाँ पे देखें तो वो चीज़ें नहीं होती, वो सपोर्ट भी नहीं होता, उसके बावजूद आप पाजी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं। बिल्कुल जी, आपका ये जो सवाल है मैं इसको आपको दो तरह से जवाब दे। देखें, सबसे पहले होती है अपने साथ जो है ना इंसान की एक कमिटमेंट होती है। तो अगर इंसान अपने साथ जो है वो कमिटमेंट करता है कि भाई मुझे ये काम करना है, तो फिर आप कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 2013 से जब से मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उससे पहले मेरा जो पूरा कैरियर है वो फाइटिंग चैंपियनशिप्स के ऊपर मुश्तमिल रहा। मैंने बहुत सारी चैंपियनशिप्स खेली, मैंने ईरान में वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली है, एशियन चैंपियनशिप खेली है। तो कमिटमेंट जो है ना वो अपने साथ जो है ना बहुत जरूरी है। तो मैं अभी भी, मेरी डेली रूटीन है कि मैं तकरीबन जो है वो 5 बजे जो है वो मैं अपने क्लब के अंदर चला जाता हूँ और वहाँ पे मैं अपनी प्रैक्टिस शुरू करता हूँ। और उसके बाद फिर कुछ बच्चे हैं वो आ जाते हैं, फिर वो ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन मैं आपको एक और आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि एक बंदे ने मुझसे कहा यार आप इतना टाइम कैसे निकालते हैं? तो मैंने उसको जवाब दिया, मैं शादी पर था, एक शादी के ऊपर जो है हम कुछ एक अजीज के पास गए हुए थे। तो मैंने एक दोस्त आए, वो मेरे फैन थे, उन्होंने कहा यार मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आप मुझे बताएं कि यार आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं? तो मैंने कहा यार मैं आपको सिर्फ एक ही जवाब देता हूँ, देखिए अभी शादी है, रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है, आप लोगों ने सबने खाना खाया है, तो मैं अभी खाना भी नहीं खाऊंगा और मैं यहाँ पे सिर्फ शादी अटेंड करने के लिए आया हूँ ताकि मेरे दोस्त नाराज ना हो। और मैं जब यहाँ से घर पहुंचूंगा तो मैं पहले प्रैक्टिस करूंगा और फिर उसके बाद जो है मैं अपनी नींद पूरी करूंगा। यानी कि तो ये कमिटमेंट है अपने साथ के साथ, अपने मुल्क। और मुझे हर सूरत में जो है वो 100 जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कंप्लीट करने हैं। तो बस अल्लाह ताला इसी तरह जो है वो। और फिर इसके अंदर फाइनेंस की बात आ जाती है। लाजमी सी बात है कि इसमें बहुत ज्यादा फाइनेंस लगता है हमारा। बहुत सारे जो है वो बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड हैं जो कि काफी जो है वो मुश्किल है और बहुत ज्यादा उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है। लेकिन बहरहाल अपने साथ क्योंकि एक कमिटमेंट है तो अल्लाह ताला जो है वो सारे रिकॉर्ड्स करवा रहा है और इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि इन फ्यूचर भी जो है वो इस कमिटमेंट को जो है वो बरकरार रखा जाए और रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड ब्रेक किए जाए। अच्छा जी, कमिटमेंट इनकी ये है कि 100 रिकॉर्ड इन्होंने करने हैं। टारगेट अभी है। तो वो राशिद वो कैटेगरी के हैं, वो रिकॉर्ड जो हैं जो बाकी के रह गए हैं आपके 78 तो हो गए हैं, अब थोड़े से और रह गए हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। बहुत से रिकॉर्ड्स हैं जो कि जिसमें फिटनेस के कुछ रिकॉर्ड्स हैं वो मैं अभी कर रहा हूँ। कुछ ननचक कैटेगरी के कुछ रिकॉर्ड्स हैं, कॉन्क्रीट ब्लॉक ब्रेकिंग के कुछ रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे आपको पता है कि कुछ इस तरह की जो है मतलब फैसिलिटीज नहीं होती हैं जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने में। और बाद मतलब अभी जैसे मुझे एक ननचक के 2 रिकॉर्ड ब्रेक करने हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस ननचक के रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए जो पाकिस्तान में फैसिलिटी है वही मौजूद नहीं है। टेबल टेनिस की बॉल्स हैं, उसको ननचक के साथ हिट करना है इन 1 मिनट और उसके लिए एक रोबोटिक मशीन चाहिए। तो वो रोबोटिक मशीन जो है वो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो वो रिकॉर्ड इसी वजह से जो है वो मैं अब तक जो है वो नहीं कर सका हूँ। फिर इसी तरह एक खास किस्म का ननचक्कू होता है जो कि फाइबर का बना हुआ होता है और वो बॉटल कैप्स ओपन करने के लिए जो है इस्तेमाल होता है और मुख्तलिफ चीजों के लिए। वो खास एक ननचक भी जो है मुझे अभी तक पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं हुआ। इंटरनेशनली भी मैंने कोशिश की है कि उस ननचक को मैं किसी तरह परचेज कर लूं, लेकिन अभी तक मुझे वो कहीं पे नजर नहीं आ रहा है। तो इंटरनेशनली भी चीजें बाज मरतबा जो है वो ढूंढना काफी मुश्किल हो जाती है। तो हमारी कोशिश है। फिर इसी तरह कॉन्क्रीट ब्लॉक जो है वो मैं चाहता हूँ ब्रेक करना। कॉन्क्रीट ब्लॉक के बहुत से रिकॉर्ड्स हैं, उनकी फैसिलिटीज भी जो है वो इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो दस्तयाब नहीं है। मैंने एक कंपनी से राब्ता किया कि यार हमारे मुल्क में पाकिस्तान में बहुत सारी कॉन्क्रीट ब्लॉक ब्रेक करने की कंपनी है। मैंने कहा कि यार मुझे इस स्पेसिफिकेशन के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो शराइत है उनके मुताबिक ये कॉन्क्रीट ब्लॉक चाहिए। तो कॉन्क्रीट ब्लॉक बनाने वाली कंपनी ने कहा कि हम आपको कम से कम 5000 ब्लॉक जो है ना वो बना के देंगे, इससे कम में हम आपको बना के नहीं दे सकते। तो लाजमी सी बात है कि 5000 ब्लॉक
का जो फाइनेंस है वो मेरे लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल था। तो इसी वजह से चलिए राशिद, हमारी तरफ ऑफ लक आपके लिए इतनी कम फैसिलिटीज के बावजूद भी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तारीफ पे तारीफ फैसिलिटीज के बावजूद, बिल्कुल कम बात फैसिलिटीज सही के है। बाद तो अल्लाह ताला मतलब इनकी मदद करे। और सबसे बढ़ के जो देखने वाले प्रोग्राम है, अगर कोई अरबाब इख्तियार हैं, अगर कोई वो लोग हैं They जो want to influential support. हैं, उनको चाहिए आगे आएँ, राशिद की मदद करनी चाहिए। और अगर ये 100 रिकॉर्ड कर ले तो देखो कैसा रिकॉर्ड होगा, 100 रिकॉर्ड ब्रेक कर मैं हमेशा कहती हूँ स्क्रीन की बहुत पावर होती है, इसके उस तरफ जो लोग बैठे होते हैं और खासतौर पे वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, खेल की बात की जाए, महकमे इस खेल की बात की जाए, तो वहाँ से भी अगर सपोर्ट मिले तो इस तरह के बच्चे पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पर अच्छे खासे तरीके से रोशन कर सकते हैं। तो अब हम एक लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आते हैं वापस। आप करें मौसम एंजॉय और वापस आके फिर हमें देखें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो एक बार फिर से आप सब देखने वालों को सुबह बखैर। हम कोशिश करते हैं कि आपको सुबह सुबह अच्छी अच्छी खबरें दें, लेकिन आप शदीद अच्छे मौसम में शदीद महंगाई, पेट्रोल, उसके बाद डीजल की कीमतें, बिजली की कीमतें, हर चीज़ को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में टॉप ऑफ द स्टोरीज बजट की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा कट और कटौती जो है वो तालीम और सेहत पर लगाएगी, जिसके बाद अभी देखना है कि बहुत सारे कहा जा रहा है एचईसी की तरफ से कि असातिज़ा की जो नौकरियां वो भी खतरे में पड़ सकती हैं। तालीमी सूरत हाल की अगर हम बात कर रहे हैं तो भी इस सेगमेंट में इस खबर पर हम फोकस करने की कोशिश करेंगे कि मुल्क भर में जो कागज़ है उसकी कीमत भी दोगुनी कर दी गई है, जिसकी वजह से तदरीसी और दरसी किताबों की छपाई जो है सर उसका काम अब रुक सकता है और वो मुतासिर हो सकता है। इस पर हम आज के सेगमेंट में बात करेंगे और इसी पर हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं खालिद परवेज साहब, सदर उर्दू बाज़ार हैं। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर यही फरमाइए, मतलब ये है कि एक तरफ तो कागज़ ज़ाहिर है महंगा हो गया है, बिजली के रेट भी ज़्यादा हो गए, पेट्रोल डीजल भी बढ़ गया, तो ये सारा अफेक्ट होके क्या नतीजा निकलेगा दरसी कुतब का, मतलब ये किस कीमत पे अवेलेबल होगी अब लोगों को, स्टूडेंट्स को कितनी मुश्किल पड़ेगी उनके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका सबसे बेहतरीन जो नतीजा निकलता है वो यही निकलता है कि गरीबों के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए तालीम के। इतनी महंगाई है कि 50,000 रुपये तनख्वाह लेने वाला भी जो है अपने बच्चे को कापी किताब नहीं लेके दे सकता। ये हमारी मिलों की भी लूट मार है, इनके पीछे कोई चेक नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। अब ये देखें डॉलर की कीमत बढ़ गई, मान लिया जी बहुत महंगा हो गया डॉलर, इसका डॉलर के साथ क्या ताल्लुक है? ये रॉ मटेरियल जो है ये कूड़ा करकट से जो उठाते हैं, जो वेस्ट उठाते हैं, तूड़ी है वो आजकल सस्ती है, ये इसमें डालने की बजाय, इसमें सस्ता करने की बजाय इसको महंगा कर देना, कोई पूछने वाला ना हो तो फिर ऐसे ही होता है। तो किसी को पूछा नहीं गया और इसमें 105 रुपये रेट था, फिर इन्होंने कहा जी 140 रुपये में वारा खा रहा, बहुत महंगाई हो। देखिए एक तूफान तो आवाम की तरफ से भी है, लोगों की तरफ से। महंगाई तो हुई अपनी जगह पर, लेकिन इतनी महंगाई नहीं थी कि आप 35 रुपये केजी के पीछे बढ़ा दें उसको। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि डिमांड ज्यादा निकल आई, बच्चों को जरूरत तो है कापी किताब की, इन्होंने फिर उसकी कीमत कर दी जनाब हम जी 190 रुपये में देंगे। हमने सारा कुछ देखते हुए हमने कहा ठीक है जी। अब 190 रुपये कागज खरीद कर जो कापी 25 रुपए की थी उसकी कीमत 100 रुपया हो गई, 90 से 25 से 100 रुपया, 100 रुपया, यानी 75 रुपीज़ ज़्यादा बढ़ गए। अब उसके बाद आप किताब भी देख लें, उसके भी रेट बढ़ गए। फिर बिजली की है अपनी जगह पर है, पेट्रोलियम की है मसनूआत अपनी जगह पर, इन सबको काउंट कर लें तो इतना बड़ा जंप नहीं लगता जितना लगाया गया। ये देखिए हकाइक तो यही है। उसके बाद इन्होंने फिर जब टेंडर हो गया, टेस्ट बोर्ड हमारा इदारा है जो किताबें छापता है, उनको भी ब्लैकमेल करने लगे। ये उनको ब्लैकमेल मिल मालकान ने किया, ये सारी इसके पीछे यही वो पोल कर लेते हैं आपस में, और फिर ये होता है कि जी 5 मिलों का ही कागज लें और कोई कागज ना लगाए, ममानियत होती है। जबकि कुरान पाक तदवीर और जो तजवीज़ी कहते हैं इन पर क्वालिटी का कागज लगना चाहिए। हम मुसलमान हैं, उसके नाते बेहतरीन कागज, ये कूड़े करकट से नापाक कागज बना हुआ आप लगा देंगे, ये लगा रहे हैं, ये बड़ा जुल्म है और ज्यादती। फिर उन्होंने कहा टेंडर हो गया, उसी रात उन्होंने कहा 210 रुपये रेट की। अब ये देखिए ये गुंडागर्दी है, ये बड़ी कौम के साथ ज्यादती है।
शायद उनका इस मुल्क के साथ कोई ताल्लुक नहीं है जो इस तरह कर रहे हैं। वो उनको चाहिए कि अगर आज हम मुसीबत में हैं, हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं, उसको कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। पूरी कौम के ऊपर फ़र्ज़ बनता है कि इसको किसी तरीके से हम लेकर चलें, इसको सीधा रखें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको पूछ कोई नहीं रहा तो आप लूट मार का बाजार गर्म कर अच्छा, दें। ये फरमाइए कि ऐसा महसूस होता है जैसे आपकी बात से कि यहाँ मोनोपोली क्रिएट की गई है 5 फैक्ट्रियों की, जैसे आप कह रहे हैं कि इन्हीं 5 फैक्ट्रियों का कागज़ जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका मतलब ये कारोबार को फैलने ना दिया जाए, जिसका मतलब ये कंपटीशन में और कोई ना आए, कंपटीशन में आएगा तो कागज़ ज़रा सस्ता भी ये होगा। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही, मेरे दिल की बात आपने कह दी। ये जब पूल कर लेते हैं, और ये तो ये है कि ये 5 मिलों के अलावा अगर कोई करेगा तो उसका बिल पास नहीं होगा। अच्छा, उनकी एडवाइस चाहिए। और दूसरी बदकिस्मती की बात कह रहा हूँ कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लूट मार का इस तरह बाजार गर्म है कि वो 10 गाड़ियाँ बना रहा है, ठीक है, और नुमाइश जो है वो 4 गाड़ियों की काट रहा है, 3 गाड़ियों की काट रहा है। अंडर एडवाइसिंग कर रहे हैं ये लोग। और इससे पाकिस्तान में अच्छी इंडस्ट्री है, ये नहीं कि नहीं है, उनका आप क्यों नहीं लगा रहे? ये कम से कम जो कुरानी पाक की मसनूआत हैं उन पर तो आप वो अच्छा कागज लगाए। बिल्कुल ठीक है। जो और देखिए, एक आप बच्चे को 400 रुपए का कायदा तो दे सकते हैं अंग्रेजी वाला, हाँ, है? बच्चे को सपारा आपने 4 रुपए का ही देना है। हाय हाय। ये कितनी बदकिस्मती, ये सजा ये मुल्क भुगत रहा है, इसी बात की सजा है अच्छा खालिद कि साहब, इन्होंने इसको सही तरीके से नहीं चलाया। और ये आज जो लूट मार का बाजार गर्म है, फिर उन मिलों ने एडवांस पैसे ले लिए हुए लोगों से और उनको माल नहीं दे रहे। बर वक्त क्या आएगा जी? ना कापी आएगी ना किताब। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इतना बड़ा बहरान आएगा कि ये Shortage। बेरोजगारी इंतहा को पहुंच जाएगी। जो टूटी फूटी मशीनों से अपना कारोबार चल रहे हैं, बिजली के रेट बढ़ गए हैं, गैस के रेट बढ़ गए हैं, ये तो उन पर लागू होता है और उसके असरात भी पड़ते हैं। लेकिन आप तो कंप्रोमाइज करें कि ये कोई इंतहा है कि 105 से आप 210 रुपए पर ले अच्छा खालिद साहब, देखिए इतनी महंगाई हुई ये है। आप इंतहा- या तो ये कह दे आपके जनाब पेट्रोलियम की कीमत जो है ना बढ़ गई वो है। अब बढ़ी है, ये पीछे से रूटीन वाइज लेते आ रहे हैं। और इस तरह अगर करेंगे वो, अगर कोई हुक्मरान पूछेगा नहीं, तो ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, गरीब आदमी तो नहीं अपने बच्चे को तालीम दे सकता ठीक है। किसी भी सूरत में। उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। अब जो जिनके पास कुछ पैसा है, जो साहिब हैसियत आदमी है, ये उनके लिए हुकूमत, बड़ी मज़े की बात ये है कि हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब वो किताबें सरकारी स्कूलों में दे रही हैं ठीक है, फ्री, ठीक है, जो गैर मुल्की इमदाद के साथ अच्छा हम पर भीख के तौर पर आता है, उसको बांट रहे हैं। जी, बाकी इस मुल्क के शहरी नहीं है, बाकी लोगों को क्यों नहीं दी? अब 70% लोग मार्केट से किताब खरीदते हैं ठीक है, और 30% लोगों को मुफ्त किताब मिलती है जो सरकारी इदारों में पढ़ते हैं। ये बदकिस्मती की बात है, ये नाइंसाफी। वैसे आप कहते हैं एक कौम, एक वतन, एक मजहब, सब एक चल रहा है, लेकिन यहाँ आके पूरी कौम को आपने 2 हिस्सों में तकसीम कर दी है। ठीक है, ये मैं समझता हूँ कि पैगाम किसी भी मुल्क में उसकी कामयाबी का राज उसकी तालीम अव्वल तरजीहात में आती है। मेडिसिन के बाद ये एक बड़ी शोबा है, बहुत बड़ी सनत जो तबाह हो गई है। बेरोज़गारी इतनी होगी कि ये संभाल नहीं पाएंगे। देखिए, हर मशीन के साथ 10-15 लोग काम करते हैं, हर बाइंडर के पास 30 से 40 लोग काम करते हैं। वो बाइंडिंग नहीं करेगा, बेरोजगार। ठीक है। अगर आप इजाज़त दें, हरमीत हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद में, उनका सवाल लेते हैं। जी हरमीत। अच्छा सर, अगर हम देखें, अब जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में हर जगह पे कोई ना कोई माफिया जो है वो पाया जा रहा है, और अब आप देखें तो ये सूरत हाल जिस तरह आप जिक्र करें ये बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत तशवीश। अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारे ममालिक फ्री में एजुकेशन देते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, ऐसा नहीं लगता कि अगर इस किस्म की महंगाई होगी, इस किस्म की कागज़ जो महंगा होगा, ये बुक्स महंगी होंगी, तो जो आम आदमी तो वैसे भी स्कूल से दूर है, मज़ीद महरूम हो जाएगा। हमारा जो बच्चा है, हमारी जो नस्लें हैं वो महरूम हो जाएंगी एजुकेशन, तालीम से। सर बिल्कुल आपको आवाज़
आगे तो मतलब वो जो कुछ बात आ आप रही पहले कह रहे थे वही कर कि रहे हैं। गरीब आदमी तो बिल्कुल महरूम हो जाएगा एजुकेशन से। वो हो जो चुका है। हमारे टारगेट्स थे कि इतनी % लिटरेसी होनी चाहिए, देखिए, मैं वो एक टारगेट बात से भी बता पीछे रह दूं जाएंगे। कि हमारे यहाँ जराइम होते हैं, हमारे यहाँ चोरियां होती हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, जी हम उनका हक मार रहे हैं। जो हमारी रियासत का फ़राइज़ है वो अदा नहीं हो रहा, उनका नहीं हक वो तालीम हासिल करें। दुनिया में चले जाएं, वहाँ तालीम बिल्कुल फ्री है, और यहाँ 55% के करीब बाहर से अगर कागज़ कोई मंगवाता है तो उस पर टैक्स है। ये एक बड़ी ज़्यादती है, और तालीम पर टैक्स नहीं होना चाहिए। यहाँ भी तालीम पर भी हर चीज़ पर टैक्स है, कटौती और है ये सर। कैसे लोग पढ़ेंगे? अगर नहीं पढ़ेंगे तो ये, मैं आपको विज़िट करवाता हूँ, मेरे साथ चले आप, कि 10 से 15 साल के बच्चे मेहनत मजदूरी, वो फूल जिन्होंने इस मुल्क की बागडोर संभाल ली है, आज मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। ये मेरे मुल्क के साथ ज़्यादती हो रही है, लोगों के साथ ज़्यादती है। और मैं ज़रूर हर चीज़ से हट कर मैं बात कर रहा हूँ, हक की बात कि हम मुसलमान हैं, हमारे फ़राइज़ में शामिल है कि हम उनके लिए कुछ करें, बिल्कुल ठीक है, और इसको लेकर आगे चलें। बिल्कुल ठीक। बड़ी मेहरबानी सर आपके टाइम के लिए, आपने बड़ी दर्दमंदी के साथ बातें की बिल्कुल ऐसे ही हैं है। जी। मैं महसूस कर रही हूँ इस चीज़ को, मैं ये समझ भी रही हूँ कि आप अगर एक आम लेमैन की बात करें तो उसका कोर्स जो 2000 का आता था वो 5000 का आएगा, एक छोटे से बच्चे का कोर्स जो कि इसको पढ़ाते हैं और देते हैं। सर मेरा राब्ता पीछे से ज़रा मुनक़ता मेरे है, ख्याल मुझे में बताना कि हमारा टाइम अब ख़त्म हो रहा है, हमें इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला मंडे को फिर मुलाकात होगी। इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।